अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। आवाज़ क्लियर है मेरी बच्चों? यस मैम। अच्छा, स्टार्ट करें क्लास, क्योंकि मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा आ जाएं सब पार्टिसिपेंट, लेकिन अभी तक कम ही आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा है, इस वजह से फिर वो प्रॉब्लम हो जाती होती है। तो आज का लेक्चर है अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स। ठीक है, हम लोगों ने नी का, मैंने जिस तरह बताया था, 3 में डिवाइड किया, एनाटमी, पैथोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड टेक्निक। एनाटमी हमने पढ़ ली है। फिर हमने उससे एसोसिएटेड जितनी भी पैथोलॉजीज थी, तो जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उनकी पैथोलॉजीज, पॉसिबिलिटी क्या थी कि क्या क्या हो सकती है, बोनी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर कोई लिगामेंट या टेंडन है उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ फ्लूइड अकोमोडेशन हो सकती हैं, कुछ इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, वो सारी हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोगों ने नी अल्ट्रासाउंड की टेक्निक पढ़नी है। दैट मीन्स के जब हमारे पास पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है एंड वी नो द एनाटमी ऑफ द नी, तो हम लोग उन कंप्लेंट्स को रूल आउट कैसे करेंगे, पेशेंट को किस तरह पोजीशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये पेन है, ये प्रॉब्लम है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला एरिया जो है वो उसका ये प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, तो हम पेशेंट की उस तरह से उसकी पोजीशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसड्यूसर को जो है वो हम उस तरह ही प्लेस करेंगे जिस जगह पे हम लोगों ने रखना है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर की प्लेसमेंट, फिर हम लोग किस एंगल के ऊपर उसको लेंगे या किस व्यू के ऊपर लेंगे, थोड़ा एंगल देंगे या व्यू को हम चेंज करते हैं। एक्सियल व्यू रिक्वायर्ड होता है किसी के अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल व्यू रिक्वायर्ड होता है। तो वो जो चीजें हैं वो सारी आज हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। नहीं, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर था, जिस तरह उसकी एनाटमी और पैथोलॉजीज ने काफी टाइम लिया था, तो इसी तरह उसकी टेक्निक भी है कि हम उन्हीं चीजों को किस किस तरह, बस एक तरह से समझ लो कि रीडिंग वाला है कि हमने प्रोब कैसे रखनी है, हमने उस जगह पे हमें वो चीजें नजर कैसे आएंगी। ठीक है, तो नी अल्ट्रासाउंड टेक्निक, ये चीजें हम लोग सब पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड कितना हेल्पफुल है फॉर द मस्कुलोस्केलेटल स्कैनिंग। तो वो चीज हम पहले देख चुके हुए हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि नी जॉइंट इज द मोर लार्जेस्ट जॉइंट है इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसकी उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं, उतनी ही ज्यादा इसकी एनाटमी थोड़ी सी डिफरेंट थी। और फिर उसके बाद उतनी ज्यादा फिर हम लोग इसकी टेक्निक भी उसी लिहाज से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर देखा हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर प्रोब हम यूज करते हैं फॉर द मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड नॉर्मली हम सभी के लिए, लेकिन समटाइम्स हमें कर्वी लीनियर प्रोब भी यूज करनी पड़ती है फॉर द डीपर स्ट्रक्चर्स। बट यहाँ पे अगर हम लोग नी को एंटीरियरली या मीडियली देख रहे हैं, तो वी विल यूज द हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर प्रोब फॉर द बेटर रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग उसको पोस्टीरियरली एग्जामिन कर रहे हैं, तो देन हम लोग कर्वी लीनियर प्रोब यूज कर सकते हैं। और फॉर द पेनिट्रेशन, तो उसके लिए हम लोग दोनों प्रोब्स नी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो को मैंने आपको बताया था, एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू इमेजिंग इज आल्सो वेरी यूजफुल। एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू को कौन सा व्यू मैम था? स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नहीं, अच्छा, यस मैम। ठीक है, ये हमारी पहली स्लाइड है। मैं इसी पे अभी बात कर रही हूँ कि हमारे पास व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड फॉर मस्कुलोस्केलेटल स्कैनिंग। हम लोग उसके लिए हेल्पफुल कितना है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मस्कुलोस्केलेटल स्कैनिंग अगर तो हम लोगों को किसी किसी प्रॉब्लम के लिए करनी पड़ती है फॉर द फास्ट स्कैनिंग, तो हम मस्कुलोस्केलेटल रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज एमआरआई इज एक्सीलेंट मोडालिटी फॉर द मस्कुलोस्केलेटल। फिर हमने नी जॉइंट स्टार्ट किया हुआ। नी जॉइंट हमारे पास लार्जेस्ट जॉइंट है और उसकी उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं। फिर उस लिहाज से फिर हम लोगों ने उसकी स्कैनिंग भी करनी है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास प्रोब्स हैं कुछ रिक्वायर्ड फॉर द नी स्कैनिंग। हम लोग वैसे तो पूरे मस्कुलोस्केलेटल के लिए हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करते हैं, बिकॉज सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं सारे, एंड वी हैव टू ऑब्टेन हाई फ्रीक्वेंसी सॉरी बेस्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब के साथ साथ हम लोग कर्वी लीनियर प्रोब भी नी के लिए यूज करते हैं इफ वी आर स्कैनिंग द पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी। ठीक है, तो नी के लिए हम दोनों प्रोब्स यूज कर सकते हैं। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब से ही पोस्टीरियर देख लेते हैं और स्ट्रक्चर क्लियर नजर आते हैं, तो हम एक प्रोब से भी काम चला लेते होते हैं। बट समटाइम्स वी नीड पेनिट्रेशन, वी नीड टू सी सम स्ट्रक्चर्स दैट आर पोस्टीरियरली। ठीक है,
तो वो उसके लिए फिर हम लोग दूसरी कर्वीलिनियर प्रोब भी यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू इज वेरी यूजफुल फॉर नी अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या मैंने आपको बताया था, एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू जो है वो एक पैनोरामिक इमेजिंग है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एक ही इमेज जो है, मतलब एक ही फ्रेम के अंदर जो हमें इमेज नजर आ रहा है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मस्कुलोस्केलेटल के लिए, क्योंकि समटाइम्स हम लोगों को पूरा लॉन्गिट्यूडिनल व्यू देखना होता है, उसकी अटैचमेंट से उसके इंसर्शन तक पूरा उसका जो है ना उसको पूरा विजुअलाइज करना होता है। फॉर दैट हम लोग पैनोरामिक इमेजिंग करते हैं। पैनोरामिक इमेजिंग में जिस तरह हम लोग के फोन के अंदर है, जिस जगह से हम अपना फोन स्टार्ट करते हैं मूव करना और जहां तक लेके जाते हैं फोन जनरल स्टॉप करते हैं, तो वो पूरा एरिया जो है वो बेशक कितना भी बड़ा एरिया हो तो वो पूरा एक इमेज के अंदर हमें नजर आता है। सेम लाइक दैट हम लोग नहीं प्रोब को मूव करेंगे, जिस एरिया से जिस एरिया तक हमें पूरा व्यू जो है वो एक ही इमेज में चाहिए होता है, वो हम अपनी प्रोब को मूव करते जाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि हमारी प्रोब मूव ना करे। ठीक है, जहाँ पे हमारी प्रोब थोड़ी सी ऊपर नीचे मूव कर गई तो वो एरिया जो है वहां पे ओवरलैप हो सकता है, वो एरिया वहां से खराब हो सकता है। तो हमने ये चीज का पैनोरामिक इमेजिंग में ध्यान रखना है कि आपकी प्रोब मूव ना करे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नी अल्ट्रासाउंड को स्टार्ट करना है ना, तो नी अल्ट्रासाउंड को एग्जामिन करने के लिए हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इंटीरियर अप्रोच है, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर अप्रोच है। ठीक है, अब ये इजी हो जाएगा कि हम पूरे नी को जो है वो किस अप्रोच में अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और उस अप्रोच में हमने प्रोब कैसे रखनी है। हर अप्रोच में हम लोगों को 2 व्यूज तो लाजमी लेने हैं, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल एंड एक्सियल व्यू। ठीक, पहले तो हमने वो प्रोब किस तरह रखनी है एक्सियल, और उसके लिए मतलब किस जगह पे रखनी है उस अप्रोच में। ठीक, फिर हम लोगों को उस एरिया में उस अप्रोच में कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, उस जगह पे हमने एनाटॉमी पढ़ ली है ना, मीडियल साइड पे क्या चीज है, लेटरल साइड पे क्या है, पोस्टीरियर पे क्या है, इंटीरियर पे क्या है। फिर हमने कुछ पैथोलॉजीज भी पढ़ी थी। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमने इनको डिवाइड कर लिया 4 अप्रोचेज में। अब हम अपने इंटीरियर साइड पे हमें कंप्लेन के साथ पेशेंट आ रहा है, हम वहां पे प्रोब रखेंगे। हमें पता है कि इंटीरियर साइड पे ये स्ट्रक्चर्स पड़े हैं तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो 4 डिफरेंट अप्रोचेज हैं हमारी नी की। नंबर 1 स्टार्टिंग विद द एंटीरियर अप्रोच। उसके लिए पेशेंट की क्या पोजीशनिंग होगी, द पेशेंट लाइज कंफर्टेबली इन आइदर अ स्पाइन, सिटिंग और सेमी रिक्लाइनिंग पोर्शन। ठीक है, इसमें मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि इसमें हम लोग पेशेंट को किस तरह बिठाते हैं, या थोड़ा सा हमने एक्चुअली जो है ना नी को एंगल देना होता है। ठीक है, वो मैं पिक्चर में आपको बताती हूँ किस तरह। और ट्रांसड्यूसर हमने कैसे रखना है, द ट्रांसड्यूसर शुड बी पोजीशन इन अ लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन डायरेक्टली ऊपर ओवर द सुप्रापटेलर रीजन। ये एंटीरियर अप्रोच है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को पेशेंट को थोड़ा सा या बिठा लो या लिटा लो, क्योंकि नी का अल्ट्रासाउंड है तो उसके लिए, लेकिन आपको नी को थोड़ा सा 20 से 30 डिग्री जो है ना वो फ्लेक्स करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक स्मॉल पिलो के प्लेसमेंट दे के उसको सपोर्ट दे दो बिहाइंड द नी, लेकिन इतना एंगल होना चाहिए आपके नी के अंदर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को 20 से 30 डिग्री का हम लोगों ने एंगल दे दिया है नीचे। ठीक, फिर उसके बाद या पेशेंट बिठा लो, इसमें कोई पेशेंट का वो नहीं है, या लेट के कर लो। ठीक है, डिपेंड्स, लेकिन आपको जो पोजीशनिंग करनी है फॉर द इंटीरियर अप्रोच ये वाली है। ठीक है, ये याद रहनी चाहिए आपको कि आपने पेशेंट को सुपाइन लिटा लिया, फिर उसके बाद आपने उसके फ्लेक्स कर लिया नी को 20 से 30 डिग्री का। फिर आपने अपना ट्रांसड्यूसर इंटीरियर ली, ये देख रहे नीचे वाली पिक्चर के अंदर इंटीरियर ली, यहाँ पे सुप्रा पटेला रीजन, जो कि ये पटेला बोन आपको नजर आ रही है, पटेलर बोन के ऊपर यहाँ पे आपने प्रोब सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनली रखनी है फॉर ऑब्टेनिंग द इंटीरियर अप्रोच। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रहेंगी इंटीरियर अप्रोच के लिए, पेशेंट पोजीशनिंग, ट्रांसड्यूसर एंड जो है क्या एंगल दिया हमने पेशेंट का, वो सारे। ठीक है, तो सुप्रापटेलर रीजन के ऊपर आपने प्रोब रख ली। ठीक, ये आपकी पोजीशनिंग है। अच्छा, stretches the extensor mechanism and avoids possible anisotropy related to the concave profile that the quadriceps and patellar tendon zoom in full extension। ठीक हो गया, इसमें क्या है कि हमने अपनी प्रोब को बिल्कुल इंटेक्ट रखना है स्किन के साथ, उसमें कोई एयर गैप ना आए। ठीक है, या फिर उसमें कोई एंगल ना आए। ठीक है, जब लॉन्गिट्यूडिनल व्यू के अंदर हम रखते हैं उसको, तो हमारी प्रोब स्किन के साथ प्रॉपर इंटैक्ट हो, उसमें कोई स्पेस या कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
फिर क्या है हमारे पास, वहां पे हमें पता है कि इंटीरियर साइड पे जो है हमारा क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल जो है एक्सटेंड होके आगे क्या करता है, टेंडन बनाता है और वो पटेला के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिसेप्स एंड पटेलर टेंडन assumes इन फुल एक्सटेंशन। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप इसको अगर फुली आप लोगों ने एक इमेज के लिए देखना है, देन वी विल यूज द एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू, दैट वाज द पैनोरामिक इमेजिंग। अब कौन से स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने एवेलुएट करने हैं इंटीरियर, ये आपको या ये यूं याद कर लो कि दीज स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द इंटीरियर अप्रोच। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं क्वेश्चन, एक ICQ क्वेश्चन है कि व्हाट स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन इन द इंटीरियर अप्रोच ऑफ द नी। ठीक है, तो यू शुड नो कि इंटीरियर अप्रोच में हमारे पास पटेला है, क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, सुप्रापटेलर रेसस, बर्सा एंड फैट पैड। ठीक है, इसके अलावा पटेलर रेटिनेकुलम, cortical surface of the femur and tibia and anterior cruciate ligament। ये जो चार या पांच जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, that can be seen in the interior approach। क्लियर हो गया अब तक? ठीक है, हमने इंटीरियर अप्रोच से स्टार्ट किया, हमने पोजीशनिंग कर ली, हमने ट्रांसड्यूसर रख लिया कि इस पोजीशन में हमने ट्रांसड्यूसर रखना है। व्हाट स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन इन दिस अप्रोच, वो हमने लिस्ट में देख लिया कि ये स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं इस ये वे। अगर पेशेंट इनमें से किसी कंप्लेन या इनमें से किसी पैथोलॉजी के साथ आया है तो आप इसी अप्रोच के अंदर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। Sagittal ultrasound image is obtained in the midline while keeping the distal edge of the probe over the patella, display the quadriceps tendon। ये सिर्फ एक वो है कि आप जब कर रहे होते हो तो सिर्फ आप एक व्यू नहीं लेते, सैजिटल, लॉन्गिट्यूडनल, एक्सियल। ठीक है, वो आप 2 या 3 व्यूज आप लोगों ने लेने लाजमी होते हैं बाय मूविंग द प्रोब। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस एंड शॉर्ट एक्सिस प्लेन ऑब्जर्व द मल्टी-लेयर्ड अपीयरेंस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स टेंडन। ठीक है, अब क्या है, हमें वहां पे टेंडन नजर आता है इंटीरियर अप्रोच में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटीरियर अप्रोच की। ठीक है, तो उस टेंडन को हम लोगों ने 2 उसमें व्यू में देखना है। एक इसका लॉन्गिट्यूडनल, जिसके अंदर हमें प्रॉपर एक व्हाइट लाइंस टेंडन के अंदर रहेंगी। एक इसका शॉर्ट एक्सिस व्यू, जिसके अंदर हमें छोटे छोटे से शॉर्ट एक्सिस में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कट सेक्शन में, जिस तरह उसके अंदर फेसिकल्स नजर आए थे, वो नजर आएंगे। Due to the close appositions and the distal union of the 3 tendon layer arising from the bellies of the quadriceps femoris muscle, ये उसकी एक्सटेंशन बताई हुई है कि इस मसल से एक्सटेंड कर रहा है आगे टेंडन, और उसको हमने 2 व्यूज के अंदर डिवाइड कर लिया। अब उस टेंडन के अंदर हमें समटाइम्स फुल थिकनेस नजर आती है, 3 लेयर्स इन्वॉल्व, एंड समटाइम्स पार्शियल थिकनेस, 1 और 2 लेयर्स इन्वॉल्व। ठीक है, वो मे बी पार्शियल थिकनेस ड्यू टू एनी टीयर नजर आ सकती है। अगर कोई टीयर हुआ है तो हमें पूरा का पूरा उसकी जो थिकनेस है वो प्रॉपर नजर नहीं आती। अगर हमें नॉर्मल नजर आ रहा है उसका टेंडन, तो दैट शुड बी ऑफ फुल थिकनेस, उसकी तीनों लेयर्स हमें नजर आनी चाहिए। ठीक है, अगर 1 या 2 लेयर्स नजर आ रही हैं तो वो उसको हम पार्शियल थिकनेस कहते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी है कि कोई टीयर की वजह से कि एक लेयर मिस हुई है। समझ आ गई? ठीक है, ये दोनों अप्रोच होगी इंटीरियर की। हमने प्रोब रखनी है A एंड B। ठीक है, ये A कौन सी है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सैजिटल व्यू। B कौन सी है, एक्सियल। ठीक है, तो हमने इस तरह उसको प्रोब को प्लेस करते हुए अपनी इंटीरियर अप्रोच की जो चीजें हमें 5 नजर आती हैं देख ली। क्वाड्रिसेप्स फेमोरस ऊपर से एक्सटेंड होकर टेंडन बनाता है, टेंडन की थिकनेस देख ली। टेंडन की थिकनेस जो है वो वेरी कर सकती है, फुल थिकनेस होगी तो दैट इज नॉर्मल, और फुल थिकनेस में 3 लेयर्स नजर आएंगी। इफ इट इज पार्शियल थिकनेस, उसमें थिकनेस रिड्यूस है, 1 या 2 लेयर्स नजर आ रही हैं, दैट मींस उसके अंदर कोई टीयर है। फिर अच्छा, ये उसका ये जो 3 लेयर्स आपको नजर आ रही है ना, 1, 2 एंड 3, ये एक लेयर जा रही है दरमियान वाली ये लेयर, एंड दिस इज द लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर क्या है, नजर आ गई? दिस इज द टेंडन्स लेयर। आगे जाके पटेला बोन, ये पी है, पटेलर बोन के साथ अटैच हो जाए टेंडन। ठीक है, इसको छोड़ दो। अच्छा, शिफ्टिंग द ट्रांसड्यूसर क्रेनियली, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ को हम एक्सियल व्यू के अंदर ही प्रोब जिस तरह रखते हैं ट्रांसवर्सली। ठीक है, उसी तरह हम थोड़ी सी प्रोब को ऊपर की तरफ को लेकर जाएं, क्योंकि टेंडन है ना, टेंडन के पीछे क्या था, मसल था। तो मसल और टेंडन के दरमियान में हमारे पास एक जंक्शन था जिसको हमने कहते थे मायोटेंडिनस जंक्शन। क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल और आगे जो टेंडन बन रहा है उसके दरमियान एक जंक्शन था, दैट वाज नोन एज मायोटेंडिनस जंक्शन। और उसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोग ट्रांसवर्स व्यू के अंदर ही अपना ट्रांसड्यूसर क्रेनियली थोड़ा सा ऊपर की तरफ को करेंगे तो हम उस जंक्शन तक पहुंच जाएंगे, एंड दैट कैन बी अप्रिशिएटेड। ठीक है,
When the rectus femoris is located at the more proximal level compared with those of the vastus muscle. जरूरी नहीं है, ये हमें सिर्फ लोकेशन बताई है मसल की, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया कि एंटीरियर व्यू में क्या चीज देखनी है। अच्छा, फिर देन आ गए हमारे पास रीसेसेस। रीसेसेस हमारे पास कुछ हैं इंटीरियर अप्रोच में, वो हम लोगों ने किस तरह देखनी है। डीप टू द डिस्टल थर्ड ऑफ द quadriceps tendon, deep to the distal third of the quadriceps tendon, the suprapatellar fat pad is found just cranially to the patella. अब पटेलर जहां पे है उसको उससे थोड़ा सा ऊपर और quadriceps femoris के डिस्टली थर्ड जो पार्ट बिल्कुल उसके दरमियान वहां पे हमें एक फैट पैड नजर आएगा। उस स्पेस के अंदर, रीसेस इज अ स्पेस, ठीक है, तो इस स्पेस के अंदर हमें एक फैट पटेलर फैट पैड नजर आएगा अगर हम लोग थोड़ा सा प्रोब को पटेला से ऊपर की तरफ रखेंगे। क्लियर हो गया। अब ये साथ साथ ना आप एक टेबल बना लो, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा याद करना कि आपने टेबल बनाया, आपने रखा एंटीरियर अप्रोच, एंटीरियर अप्रोच के बाद आपने आगे उसका कॉलम बनाया, उसमें लिखा कि आपने प्रोब कैसे रखनी है, एंटीरियर अप्रोच की चीजें कौन कौन सी हैं, ठीक है। ऊपर सबसे पहले लिख लिया क्वाड्रिसेप टेंडन, रीसेस, फिर उसके बाद इस तरह ये चारों पांचों चीजें लिख ली। फिर आगे उनके आगे एक और जहाँ पे रीसेस है, तो वो रीसेस जो है एंटीरियर अप्रोच का रीसेस, उसके अंदर हमें क्या नजर आया, पटेलर फैट पैड। इस तरह इजी टेबल बना होगा ना, तो पूरा आपको ये टेक्निक जो है ना वो इजी हो जाएगी। पूरी एक टेबल, एक पेज को याद करोगे, पूरा का पूरा ये लेक्चर जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना, दैट विल बी इजी फॉर यू। इमीडिएटली सुपरफिशियल, अब ये इस तरह स्लाइड्स में पढ़ते रहोगे ना तो सारा मिक्सअप होता जाएगा कि अब क्या नजर आ रहा है, अब क्या नजर आ रहा है। तो टेबल बना लो, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया इसी तरह चार पहले अप्रोचेस लिखो, उन चार की आगे लिखो कि उन चारों में नजर क्या क्या आ रहा है, उन चारों के अंदर जो पांच चीजें हैं फर्दर उनके अंदर कैसे कैसे और कैसे कैसे क्या चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, और प्रोब किस तरह हमने रखनी है, पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे कर लो। ये आपका मैं असाइनमेंट भी देना है, ठीक है, ताकि यही असाइनमेंट होगा आपका, लेकिन मैं आपको एक नहीं, आपको तीन स्ट्रक्चर्स का दूंगी, एक ये नी का, तो साथ के साथ बना लोगे, इजी हो जाएगा। आज का लेक्चर का आज ही बना लेना, नी का, रिस्ट का और शोल्डर का, ये तीन बड़े हैं, तो वो तीन टेबल बनेंगे आपके पास। तीन टेबल आपने सिर्फ और एग्जाम में भी याद करना इजी हो जाएगा, उस टेबल को सिर्फ देखा और आपको पूरा टेक्निक याद हो गई कि प्रोब कैसे रखनी है और उसमें स्ट्रक्चर्स कौन से नजर आते हैं। इस तरह स्लाइड एक एक करके पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है। तो आज का जो है ना नी का साथ ही आज जाके, आज या कल जैसे आपको टाइम मिलता है तो टेबल बना लेना, ठीक है, आज वाले लेक्चर का। फिर हम जब ब्रेस्ट का और शोल्डर का करेंगे तब साथ बना के, और तीनों की जब आपके तीन टेबल आपने बस बनानी है, जब तीन टेबल बन जाएंगे तो आप मुझे सबमिट करवा देंगे। क्लियर है, ये आपका एक असाइनमेंट है। Immediately superficial to the femur, the prefemoral fat pad appear as a large hyperequic space, जो कि हमें फैट पैड नजर आ रहा है, फैट है, फैट हमारे पास एक्ोजेनिक नजर आती है, हाइपर एक्वेक नजर आती है, व्हाइट कलर की नजर आती है, तो वो इमीडिएटली सुपरफिशियल टू द फीमर हमारे पास प्रीफेमोरल फैट पैड अपीयर ज्यादा लार्ज हाइपर एक्वेक स्पेस। फिर आ गया हमारे पास सुप्रा पटेलर जो रेसिस है, जिसके अंदर हमें एक फैट पैड नजर आ रहा है, ठीक है, lies deep to this recess lies deep to the quadricep tendon and the suprapatellar fat pad and superficial to the प्रीफेमोरल फैट। ये तो उन्होंने उसकी लोकेशन बता दी कि वो रिसेस कहाँ पे है, क्वाड्रिसेप फेमोरस के डिस्टल पार्ट पे और पटेला के ऊपर सुप्रापटेलर, और हमारे पास जो फेमोरल फैट है उसके जो है ना उसके भी सुपरफिशियल, ठीक है, इस जगह पे एक रेसेस है और वहां पे हमें क्या मिलेगा, फैट पैड दैट विल अपीयर्स हाइपर एक्वेक। In normal state, it appears as a thin hypoechoic S-shaped space. ठीक है, ये रेसेस जो नॉर्मली अगर वहां पे फैट पैड अगर नहीं नजर आ रहा, फैट होगी तो हमें हाइपर इक्वेक नजर आएगी, बट वहां पे फैट पैड नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स वहां पे एस शेप हमें स्पेस नजर आएगी, वो हाइपो इक्विक होगी, वहां पे फैट नजर नहीं आएगा। वो हाइपर, अगर वहां पे हाइपर स्पेस नजर आ रही है दैट मीन्स वहां पे फैट पैड है, ड्यू टू इट्स एक्ोजेनिसिटी हमें वो नजर आएगा। Dynamic scanning during isometric contraction of the quadricep or squeezing the parapatellar recess with non-examining hand may be helpful to detect small effusion. अब वहां पे अगर उन रेसेस में फैट की जगह इफ्यूजन, हमने पढ़ा था ना इफ्यूजन एंड साइनोवियल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, अगर हमें कोई फ्लूइड नजर आ रहा है एंड इट इज मोर देन 3 ml, ठीक है, तो दैट इंडिकेट्स इफ्यूजन,
ठीक है। अगर तो वो नॉर्मल है 3 mm से कम है तो फ्लूइड थोड़ा सा तो है, इट्स ओके, नॉर्मल है। हमने डायनेमिक इमेजिंग करनी है, प्रोब को मूव करते हुए, लाइव स्कैनिंग करते हुए थोड़ा एरिया को पूरे को देखना है, और उसके अंदर अगर हमें इतने ml का 3 ml से ज्यादा फ्लूइड नजर आ रहा है, दैट इज द फ्यूजन। ठीक है। और उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते थे, बाय अप्लाइंग सम कंप्रेशन। और वो जो 3 पॉइंट हमने पढ़े थे कि साइनोवियल हाइपरट्रॉफी और नी इफ्यूजन का डिफरेंशिएशन में, वन इज कंप्रेसिबल, डिस्प्लेसेबल एंड डॉपलर जो अगर हम करें तो एक के अंदर हमें जो है वो सिग्नल्स मिल रहे थे और एक में नहीं मिल रहे थे। इसी तरह इन रिसेसेस के अंदर अगर हम लोगों को फ्लूइड मिल रहा है, हम कंप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, और हमें 3 ml से ज्यादा मिल रहा है, तो वो हम लोग उसको रिपोर्ट उसी तरह करेंगे। इफ नीडेड कंप्रेशन विद द प्रोब में हेल्प टू डिफरेंशिएट इफ्यूजन एंड साइनोवियल थिकनिंग। ठीक है। ये आपको जहाँ पे स्टार्स नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे फ्लूइड है। ठीक है। अच्छा, imaging should be extended over the lateral and medial sides of the quadriceps tendon because small synovial fluid tend to accumulate in the lateral medial. That means ये जो प्रोब हमने यहाँ पे रखी हुई है सेंटर में, ठीक है, सुप्रा पटेलर, किसका माइक ऑन बंद कर दो, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो सुप्रा पटेलर रीजन यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडिनली अपनी प्रोब रखी थी, अब यहाँ पे अगर हमें फ्लूइड मिला है यहाँ पे, ओके, लेकिन इस प्रोब को हम थोड़ा सा लेटरल या मीडियल साइड पे लेकर जाके इस तरफ को ले जाओ, और इसी तरह प्रोब को लॉन्गिट्यूडिनल रखते हुए इस तरफ को ले जाओ, तो हम लोगों ने पूरा मीडियल और लेटरल को भी विजुअलाइज कर लेना है सिर्फ इस इंटीरियर अप्रोच के अंदर। ठीक है। बाकी जो हमने प्रॉपर अप्रोचेस दी हुई हैं वो तो नी की ओवरऑल है ना, मीडियल अप्रोच और लेटरल अप्रोच भी। अभी तो हम इंटीरियर सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो इंटीरियर के अंदर ये लेटरल और मीडियल अप्रोच यहाँ पे प्रोब रखिए, तो इधर और इधर थोड़ा सा हम लोग इन एरिया को भी विजुअलाइज करेंगे टू असेस अगर वहां पे कोई फ्लूइड है तो। ठीक है। फेमोरल ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हम पेशेंट को थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंड करवा लेते हैं, उसका जो फ्लेक्शन करवाते हैं, फुल फ्लेक्शन करवा ली, और फुल फ्लेक्शन के बाद हम लोगों ने उसका जब स्कैन किया तो वी शेप ट्रोक्लिया, मतलब उसका जो जब फ्लेक्शन होती है ना, फ्लेक्शन की वजह से उसका पीछे की तरफ को गया, ठीक है, उसमें स्पेस जो आती है, जो ट्रोक्लिया है फीमर बोन, ठीक है, उसमें ट्रोक्लिया को हमें एक प्रॉपर वी शेप स्पेस नजर आती है, ये, ठीक है, ये फ्लेक्स हो गया प्रॉपर, यहाँ पे हमने प्रोब रखी, ये वी शेप देख रहे हो, ये ट्रोक्लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, विद फुल नी फ्लेक्शन द फेमोरल वी शेप ट्रोक्लिया एंड द ओवरलाइंग आर्टिकुलर कार्टिलेज आर एग्जामिन्ड ऑन द एक्सियल प्लेन। इस प्लेन के अंदर हम लोग तो एक तो ट्रोक्लिया को देख रहे हैं, ठीक है, वी शेप स्पेस वहां पे हमें नजर आ रही है, दूसरा हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज को यहाँ पे देख सकते हैं। In this position, the quadriceps tendon is pushed anteriorly by the femoral trochlea and assumes a curved course over it. जो हमारे पास ऊपर टेंडन था क्वाड्रिसेप का, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और हम लोग इस स्पेस को बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिसेप टेंडन ऊपर ही रह गया, और इस स्पेस को देखने के लिए हमने पेशेंट के नी को हाइपर फ्लेक्स करवाना है और प्रोब को यहाँ रखना है, देन हम इस स्पेस को, ये जो ट्रोक्लिया है वी शेप, इसको देख सकते हैं। ठीक है। Then again MCQ question, to visualize femoral trochlea, what will be the position of the patient, hyperextend, hyperflex, semi, एंगल कोई दे दिया, ठीक है। तो ट्रोक्लिया या वी शेप को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को फुली हाइपर फ्लेक्स कर देते हैं और यहाँ पे प्रोब रखते हुए हमें ये ब्लैक कलर का वी शेप नजर आएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, टेंडन पढ़ लिया, रिसेस पढ़ ली, रिसेस के अंदर हम लोगों ने उसके फ्लूइड है वो पढ़ लिया, अगर नॉर्मल है तो फ्लूइड कितना होता है, अगर एब नॉर्मल है तो उसको मेजर करके उसका देख लिया, और अगर वो कंप्रेसिबल है, डिस्प्लेसेबल है, तो वो हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद द साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। अब आ गया हमारे पास पटेलर रेटिनाकुला एंड पटेलर मीडियल आर्टिकुलर फेसेट। ये थर्ड चीज जो हमें एंटीरियर अप्रोच पे नजर आती है, रेटिनाकुलम, ये क्या है, ये मीडियल और लेटरल रेटिनाकुला आर इमेज्ड ऑन ईच साइड ऑफ द पटेला बाय मींस ऑफ एक्सियल प्लेन। अब हम लोगों ने उसी तरह जिस तरह लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच के अंदर प्रोब को लेटरल और मीडियल साइड पे मूव किया था,
अब रेटिनेकुलम के लिए हम एक्सियल रखेंगे प्रोब को और उसको मीडियल और लेटरल साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, और रेटिनेकुलम या आर्टिकुलर फेसिड जो है वो देखने के लिए। और ये appears as a bilateral structures, they cannot be discriminated from the underlying joint capsule. अच्छा, an attempt to evaluate the medial articular facet facet of the patella with ultrasound can be made by tilting and pushing the transducer internally while keeping the knee extended. Lateral facet is not visible with the ultrasound. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, बस ये कि फेसेट को देखना है। मीडियल तो नजर आ सकता है और लेकिन जो लेटरल है वो इस एक्सियल व्यू के अंदर हम लोगों को नहीं इतना क्लियरली नजर आता फेसेट, ठीक है, वो फेसेट देखने के लिए। अच्छा, देन आगे हमारे पास बरसास, हमने बरसास पढ़े थे, ठीक है, चार जो पांचों चीजें उनमें से चौथे पे हम आगे। बरसास क्या थे? दे आर द कुशनिंग कुशंस दैट आर प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। वो हम लोगों के पास एक एनेक्विक फ्लूइड पड़ा होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नीचे, ठीक है। तो वो हम लोगों ने इंटीरियर अप्रोच पे हमारे पास कौन कौन से बरसा हैं? एक हमारे पास प्री पटेलर बरसा विच इज लोकेटेड ओवर द लोअर पोल ऑफ द पटेला एंड द प्रॉक्सिमल पटेलर टेंडन। इन नॉर्मल कंडीशन द बरसा इज नॉट विजिबल विद द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा फ्लूइड नहीं होता कि हम लोग को उसको एज अ पैथोलॉजी या उसको रूल आउट कर सके, ठीक है। अगर उसके अंदर हमें ज्यादा फ्लूइड नजर आ रहा है, दैट माइट बी अ फ्लूइड एफ्यूजन, ठीक है, वो हम लोग मेजर करने पे नजर आते हैं। बट नॉर्मली जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी थिन सी लेयर सी एक नजर आती है, थोड़ी सी फ्लूइड की, और अच्छी रेजोल्यूशन वाली प्रोब्स हो तो बड़ा क्लियर नजर आता है, ठीक। अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर विद द प्रोब ओवर द बरसा, क्योंकि जो फ्लूइड है वो स्क्वीज कर सकता है इधर उधर, हमारी फील्ड ऑफ व्यू से वो निकल सकता है। और हमने अगर बरसा को विजुअलाइज करना है, क्योंकि वो फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर है, तो हमने प्रेशर इतना ज्यादा नहीं देना। मच जेल में हेल्प टू अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर ऑन द बरसा विद द प्रोब, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा उसके ऊपर जेल लगा लेंगे ताकि हमें एक तो कंप्रेशन ना ज्यादा देना पड़े, और दूसरा हमें रेजोल्यूशन और बेहतर हो जाएगी ज्यादा जेल लगाने की वजह से, एयर गैप कम हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से फिर हम लोग जो है बरसा को देखना है, फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर है तो हमने प्रेशर को अवॉइड करना है। अच्छा, पटेलर टेंडन को एग्जामिन करने के लिए फ्रॉम इट्स क्रीनियल ओरिजिन टू द डिस्टल इंसर्शन यूजिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सिस व्यू। वही दोबारा बात आ गई कि पटेलर टेंडन जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस की कॉन्टिन्यूशन है उसको हम लोगों ने फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब पूरे को हम लोगों ने विजुअलाइज करना है दोनों व्यूज के अंदर, लॉन्गिशनल भी और शॉर्ट एक्सिस में भी, पूरे को, ठीक है। आपने मूव करते हुए उसको बेशक एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ले लो, पैनोरामिक इमेजिंग के अंदर, सिर्फ उसका एक स्लाइस नहीं लेना, उसको सारे को एग्जामिन करना। Because the lower pole of the patella has a V-shaped appearance, one should be aware that the tendon insert not only on the apex but also along the infralateral and inframedial edges of the bone. समझ आई इस बात की कि टेंडन जो है वो हमारा जो पटेला नीचे से होता है ना, थोड़ा सा कर्व सा होता है, वी शेप बनाता है, ठीक है। पिक्चर होती है तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। वी शेप होता है मतलब थोड़ा सा उसको समझ लो कि ग्रूव सा बना होता है सेंटर में पटेला के लोअर एज के ऊपर, ठीक। तो वो जो इंसर्शन है टेंडन की वो दोनों साइड्स पे, मीडियल और लेटरल पटेला की साइड पे आके अटैच करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने पूरे, एक तो एक्सिलरी, जब हम लोग एक्सियल प्रोब रखेंगे तो एक्सियल प्रोब के अंदर जो है एक्सियल व्यू के अंदर हम लोग उसको मूव करेंगे फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। इसी तरह लॉन्गिशनल में भी हम ऊपर से लेके नीचे तक पूरी उसकी लेंथ ले लेंगे, बिकॉज वी शेप्ड है। अगर हम लोग इसका फिर एक अगेन क्वेश्चन है कि वी शेप्ड है पटेला, ठीक है, तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू मूव ट्रांसड्यूसर मीडियली एंड लेटरली टू विजुअलाइज द टेंडन, क्या जरूरत पड़ी है? तो आप इसका आंसर दोगे बिकॉज द पटेला इज अ वी शेप और उसकी इंसर्शन जो है वो दोनों मीडियल और लेटरल साइड पे आके टेंडन की लगती है, इस वजह से हमने दोनों साइड्स को, मीडियल और लेटरल साइड को देखना है। तो हम प्रोब को एक्सिलरी मूव करेंगे फ्रॉम मीडियल टू द लेटरल साइड। क्लियर हो गए मैम? हाँ जी, सारी पोजीशनिंग मिक्स हो रही है, मुश्किल लग रहा है। यही तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपने आज ही करना है, आपने टेबल बनाना है, ठीक है। एक एक स्लाइड आप करते जाओ और उस टेबल पे लिखती जाओ, आपने कुछ नहीं करना, आपने पहला टेबल बनाना भूज का। मैं आपको ना दिखाऊंगी, मेरे पास अभी है नहीं टेबल बना हुआ, ठीक है, वो एक, ठीक
ठीक है, वो मैं देखती हूँ अगर मुझे कहीं से मिलता है, अदरवाइज आपने टेबल बनाना है, बड़ा इजी हो जाएगा, पूरा का पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। आज ही टेबल बनाओ, पहले वाले कॉलम में चारों अप्रोचेस लिखो। ये एंटीरियर अप्रोच थोड़ी सी लंबी है, उसमें 3-4 चीजें ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद मीडियल और लेटरल, और फिर उसके बाद जो है पोस्टीरियर अप्रोच। फिर सेकंड पे हमने टेबल के अंदर लिख दिया कि एंटीरियर अप्रोच के लिए पोजीशनिंग क्या है पेशेंट की, और ट्रांसड्यूसर कैसा रखा। तीसरा टेबल बना लिया कि उसके अंदर चीजें क्या नजर आ रही हैं, 5 चीजें लिख ली, बर्सा, टेंडन, रीसस, ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़े हैं। उनके बाद आगे देख लिया कि वो उनको व्यू कैसे कर रहे हैं, ठीक है। टेंडन के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल, ये नोट कर लो जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। टेंडन लिखा है तो टेंडन के आगे दोनों एक्सिलरी, एक्सियल व्यू और लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, ठीक है। मीडियल और लेटरल के लिए एक्सियल, एक एक आगे 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 इस तरह लिखते जाओगे ना, आपको एक ही उस टेबल के अंदर सब कुछ क्लियर, पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। आज जाके बनाओगे आपको टेबल इजी हो जाएगा ये, ठीक है। मैम आज हर स्ट्रक्चर के लिए पोजीशनिंग डिफरेंट होगी ना पेशेंट की? अप्रोचेस के लिए, ठीक है। ठीक है मैम। चीज है जिस तरह अब एंटीरियर अप्रोच के लिए एक ही पोजीशन रखी है उन्होंने, 30 से 20 डिग्री का एंगल दिया हुआ, फ्लेक्स, सिर्फ ट्रोकिया, सिर्फ एक ट्रोकिया को देखने के लिए हाइपर फ्लेक्स कर रहे हैं बस। अदरवाइज पूरी अप्रोच के लिए एक ही पोजीशन है, और ट्रांसड्यूसर लॉन्गिट्यूडिनली और एक्सिलरी रखना है बस। वो तो इधर या उधर मूव करना है, थोड़ा सा इधर उधर मूव करके पूरे एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट एक्सेस व्यू के अंदर जो है वो पटेलर टेंडन को व्यू कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसको भी बरसात हो गए हैं नॉर्मली हाइपोइपिक। अच्छा, ठीक है, वो अभी हमने 3-4 देखो, आप समझ आइए इंटीरियर चीज की, आप एक ही के ऊपर आ रहा था सारा लंबा सा, तो आपको समझ से बाहर था। आप समझ आइए इंटीरियर अप्रोच। इंटीरियर अप्रोच के बाद अभी मैं कहती हूँ लेक्चर खत्म होगा तो टेबल बनाओ, आज के आज रात तक मुझे जो है ना तुम लोगों ने टेबल बना के बता देना है कि हमने टेबल बना लिया, ठीक है। आज ही बना लोगे क्लियर हो जाएगा, आज बना लो, कल छुट्टी है कल बना लो, ठीक है। लेकिन नी का साथ ही बना लो, फिर इसी तरह शोल्डर और रिस्ट का बनवाना है मैंने, एक एक टेबल बनेगा, एक एक पेज का बस, ठीक है। 1.5 पेज हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये इससे ज्यादा नहीं होगा, पूरी टेक्निक हम लोगों को एक पेज के ऊपर समझ आ जाएगी। वो पेज आपने इतना अच्छा सा असाइनमेंट बनाना है कि अगर कहीं अल्ट्रासाउंड करने के लिए आपको आगे मैं करवाऊं, ठीक है, प्रैक्टिकल, तो सिर्फ एक पेज आपके हाथ होगा। मैं आपको कहूंगी कि अगर प्रैक्टिकल करवा रही हूँ तो नी का अल्ट्रासाउंड करना है, किसी लड़के को लिटाएंगे वहां पे, ठीक है, और उसको कहेंगे चलो जी अपना नी अल्ट्रासाउंड करवाओ, और मैंने किसी को भी कहूंगी इसकी एंटीरियर अप्रोच मुझे दिखाओ एक्सिलरी व्यू में, ठीक है। तो आपको पता है आपने पोजीशन कैसे करनी है पेशेंट की, आपने प्रोब किस जगह एक्सियल में रखना है, और आपको ये भी फिर मैं पूछ लूंगी आपको क्या चीजें इसमें नजर आ सकती हैं, ठीक है। वो आपने टेबल के अंदर फौरन एक जो आपके हाथ में होगा 3-4 चीजें फटाफट से वो याद इस तरह हो जाएंगी। ओके, अब नी की मीडियल अप्रोच, मीडियल साइड पे क्या क्या है नी के, ठीक है। हमें पता था कि पेस सेंसिरेनस एक टेंडन जो कि हमने पढ़ा था, वेब शेप, 3 टेंडन मिलके मीडियल साइड पे अटैच होते थे, जिनको हम पेस सेंसिरेनस कहते थे, मीडियल साइड पे था ना। तो मीडियल अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ही ये है। फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द मीडियल नी, the patient is asked to rotate the leg externally while maintaining 20 to 30 of the knee flexion। पिक्चर दिखाती हूँ, इसकी पोजीशनिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपने मीडियल साइड को देखना है, अंदर वाली साइड को देखना है नी की। तो आपने पेशेंट का जो है ना लेग जो है मतलब प्रॉपर पूरी, उसको 20 से 30 डिग्री transducer obliquely oriented over the long axis of the medial collateral ligament। अब मीडियल साइड पे हमारे पास क्या है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, उसके ऊपर पूरा को विजुअलाइज करने के लिए हमें लॉन्ग एक्सिस व्यू रिक्वायर्ड है। लॉन्ग एक्सिस व्यू के लिए हम पूरी प्रोब को बिल्कुल सीधा ऐसे रखेंगे मीडियल साइड पे, थोड़ा सा ऑब्लिकली। केयर शुड बी टेकन टू एग्जामिन द एंटायर लेंथ ऑफ द लिगामेंट। हमने उसको एक्सियल व्यू में नहीं देखना, हमने उसको लॉन्गिट्यूडिनल व्यू पे पूरा का पूरा, क्योंकि हमने लिगामेंट को विजुअलाइज करना है। डायनामिक इमेजिंग अगेन ड्यूरिंग वैल्गस स्ट्रेस कैन इंप्रूव द असेसमेंट ऑफ इट्स इंटीग्रिटी। ये देख रहे हो वैल्गस स्ट्रेस बाहर की तरफ को, ठीक है। पेशेंट सीधा लेटा, हमने प्रोब को इस जगह रखना है, ठीक है। पेशेंट को 20 से जो है ना 30 डिग्री बाहर की तरफ को रोटेट करवा लिया। मीडियल साइड ये है, मीडियल साइड पे यहाँ पे प्रोब रखा,
ठीक है। फिर हम लोगों को मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और पेस सेंसिरेनस जो कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो हमने विजुलाइज कर लिया प्रोब को लॉन्गिट्यूडनली रख के, ठीक है, इस जगह पे। क्लियर हो गया, ये मीडियल साइड का हो गया। चेक द सॉफ्ट टिश्यूज इमीडिएटली सुपरफिशियल टू द बेस ऑफ द मीडियल मेनिस्कस, और वो मीडियल साइड पे मीडियल मेनिस्कस है उसको भी चेक करना है। ये देख लो दोनों अप्रोच, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, डायनामिक इमेजिंग मूव करना है, लेकिन आपका देख लो लॉन्गिट्यूडनल व्यू ही है मीडियल साइड। क्लियर, पिक्चर्स अभी आप देख लो, ना देखो आपको कंफ्यूजन होगी। अच्छा, और मीडियल साइड पे क्या है, follow the profile of the medial collateral ligament distally and then rotate the transducer forward to image tendon of the pes sensirenus। वही medial collateral ligament और pes sensirenus जो कि किसका तीन कौन कौन से उसके टेंडेंस थे, sartorius, gracilis and semitendinous in the long axis। ये दो चीजें इजी है ना मीडियल अप्रोच, तो मैं इसलिए कह रही हूँ इंटीरियर थोड़ी सी मुश्किल थी, बड़ी है, और पोस्टीरियर होगी। दोनों साइड्स में तो हमें इतने ज्यादा है ही नहीं चीजें, कोलैटरल लिगामेंट है, मेनिस्कस है मीडियल या लेटरल उस साइड का, और इस मीडियल साइड की इंपॉर्टेंस ये है कि उसके अंदर हमें पेस सेंसिरेनस का वो नजर आता है, और पेस सेंसिरेनस क्या था, तीन टेंडन यूनाइट होके मीडियल साइड पे अटैच हो रहे थे, और वो कौन से तीन थे, sartorius, gracilis एंड semitendinous। These tendons are closely opposed and cannot be separated at the level of the insertion on the tibia। अच्छा, खत्म भी हो गई मीडियल, मुश्किल थी कुछ भी नहीं थी, बस पोजीशनिंग देख ली आपने पेशेंट की कि पोजीशन कैसे करनी है, पेशेंट पोजीशन करने के बाद ट्रांसड्यूसर किस जगह रखना है, और उसके बाद दो चीजें मीडियल साइड पे हैं, दो नहीं सॉरी तीन, एक मेनिस्कस, एक लेटरल सॉरी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और पेस सेंसिरेनस। पेस सेंसिरेनस क्या था, तीन जो टेंडेंस है उनको उनका क्या कहते हैं इंसर्शन है वो मीडियल साइड पे। बस इसको देखने के लिए हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल व्यू ही रखेंगे, और थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे ए और बी मैंने पोजीशन दिखाई है, ठीक है। तो हमारा मीडियल अप्रोच हो गया। इसी तरह लेटरल साइड पे चले जाओ, लेटरल साइड पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बैंड है ना, इलियोटिबियल बैंड, दैट इज लोकेटेड ऑन द लेटरल नी, ठीक है। फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द लेटरल नी रोटेट द पेशेंट्स लेग इंटरनली, वो एक्सटर्नली थी, ये इंटरनली 20 से 30 डिग्री हम इसको इंटरनली रोटेट करके थोड़ी सी फ्लेक्शन करवाएंगे अंदर की तरफ को, ठीक है। अब ये बैंड देखना है, चेक द इलियोटिबियल बैंड ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस डाउन टू रीच द गर्डीज ट्यूबरकल। ये हमारे पास ग्रीन कलर का बैंड है, इलियोटिबियल बैंड, जो कि हमें लेटरल साइड पे नजर आएगा। एक बैंड, लेटरल साइड की क्या इंपॉर्टेंस आ गई, एक बैंड देखना वहां पे, बाकी चीजें वही, ठीक है। लेटरल लिगामेंट, लेटरल मेनिस्कस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली उस तरफ पेस सेंसिरेनस, इस तरफ इलियोटिबियल बैंड। If doubt exists on whether the probe is correctly orientated, consider the iliotibial band is located between the anterior and the middle side of the lateral aspect of the knee, ठीक है, and oriented along the major axis of the thigh। हमने lateral side पे अगर हमें sometimes जो है वो क्या होता है कि नजर नहीं आता ये इलियो बैंड, सॉरी बाकी चीजें हमें कभी लिगामेंट के साथ इसको कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको कभी कह रहे होते हैं कि ये लेटरल कोलैटरल लिगामेंट है, ठीक है, कभी हम लोग इसको कुछ कह रहे होते हैं, बस हमने इसकी पोजीशन को देखते हुए, बिकॉज इट इज लोकेटेड टू द इंटीरियर एंड मिडल थर्ड ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट, तो उस जगह पे हमारे पास जो है वो इंटीरियरली थोड़ा सा प्रोब को लेके जाओगे ना तो वो इंटीरियरली लेटरल साइड पे आ रहा होता है, समझ आई इस चीज की। तो हम थोड़ा सा उसकी लोकेशन को प्रोब के साथ प्रोब को मूव करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली लेटरल साइड पे नहीं होगा, जो एग्जैक्टली लेटरल साइड पे दो बोन्स को यूनाइट कर रहा होगा वो तो हो गया लिगामेंट, कोलैटरल लिगामेंट हमें नजर आ गया, लेकिन थोड़ा सा इंटीरियर से ऊपर से नीचे लेटरल की साइड को आ रहा है तो दिस इज इलियोटिबियल बैंड। चेक द सॉफ्ट टिश्यूज, ये तो बाकी चीजें हमने साथ देखनी है लेटरल मेनिस्कस, और अगर कोई सिस्ट है जो हमने पढ़ी थी दोनों मेनिस्कल सिस्ट लेटरल या मीडियल, अगर सिस्ट है अगर सस्पेक्टेड है तो उसको फुली फ्लेक्शन में हम लोग उसको पूरा फ्लेक्स करवा लेंगे तो हमारी पूरी जो सिस्ट है वो बाहर की तरफ को आ जाएगी, तो हमें उसको एग्जामिन करना है इजी। बल्जिंग जो सिस्ट होगी और ज्यादा वो बाहर की तरफ को फ्लूइड आ जाएगा तो उसको डिटेक्शन में इजी हो जाएगा, इम्प्रूव कर देगी अगर, ठीक है, दोनों साइड पर, अगर मीडियल साइड पर भी अगर कोई सिस्ट नजर आ रही है सेम लाइक दैट, ठीक है। ये इसका लेटरल अप्रोच आ गया प्रोब का लॉन्गिट्यूडनल वे। लेटरल कोलैटरल लिगामेंट मैंने बताया, दूसरी चीज क्या है, नंबर 1 इलियोटिबियल बैंड, नंबर 2 लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, और इससे पहले हमने मेनिस्कल पढ़ लिया, अगर मेनिस्कल सिस्ट है तो
इलियक फ्लेक्स करवा के उसको बाहर की तरफ को प्रोट्रूड करवा लेंगे उसके सिस्ट को, ताकि हम लोग प्रॉपर उसको डिटेक्ट कर सकें। कोलैटरल लिगामेंट क्या है? एक्सटेंडेड नी, place the lower edge of the probe on the perineal head and the rotate its upper edge anteriorly until, आपने बस लेटरल साइड पे प्रोब रखनी है लॉन्गिट्यूडनली, तो आपको लेटरल कोलैटरल लिगामेंट नजर आ जाएगा। बस इतना पढ़ के आप लोग, मुझे लग रहा है घूम रहा है। फिर उसके बाद चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बस वही याद करो, चार चीजें। लेटरल साइड पे ये पेशेंट पोजीशनिंग, ये उसकी प्रोब की क्या कहते हैं, प्लेसमेंट। Just deep to the proximal part of the lateral collateral ligament, the popliteal tendon can be imaged in its bony groove. Popliteal tendon जो है वो किस जगह पे नजर आएगा? जो bony groove है lateral collateral ligament, मतलब lateral side पे जो है there is a popliteal tendon जो कि उसके groove के अंदर, bony groove के अंदर जाके insert होता है। बैक से आता है popliteal tendon और groove के अंदर नजर आता है। ठीक है, आगे आगे उसका ट्रांसवर्स व्यू। अगर हम लोग इसके अंदर ट्रांसवर्स व्यू करते हैं, मीडियल साइड पे हमने एक ही व्यू रखा है ना उसमें, ठीक है। इधर हमने 2-3 चीजें और नजर आ रही है, वहां पे सिर्फ प्रेजेंस ही रहना था इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक तो इलियर टिबियल बैंड जो कि इंटीरियरली आ रहा है लेटरल साइड पे। नंबर 2 हमारे पास आ गया पॉप्लीटियल टेंडन जो कि पोस्टीरियरली आके साइड पे, लेटरल साइड पे बोनी ग्रूव के अंदर इंसर्ट है, ठीक है। उसको देखने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, लिगामेंट को भी देखना है और बाकी चीजों को भी। और बैक पे पोस्टीरियरली बाइसेप फेमोरस टेंडन भी आ रहा है, वो भी हमें लेटरल साइड पे, तो उसके लिए हमें एक दफा ट्रांसवर्स व्यू भी इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, वो आप करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह प्रॉपर पूरा फुली ट्रांसवर्स भी नहीं है, आपने इसको ऑब्लिकली थोड़ा सा रखना है। Then check the effusion if present. Lateral approach. अच्छा, खत्म हो गया लेटरल अप्रोच। अब आ गया पोस्टीरियर अप्रोच। पोस्टीरियर नहीं, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एक तो मीडियल टेंडेंस का इंसर्शन। द पेशेंट इज आस्क्ड टू प्रोन, बिल्कुल हमने पोस्टीरियर साइड देखनी है, पेशेंट की पोजीशनिंग हो गई, प्रोन उसको लेटा लिया, उल्टा लेटा लिया और उसकी जो नी है जो है ना वो एक्सटेंड करवा ली, ठीक है। अब हमारे पास पोस्टीरियरली क्या स्ट्रक्चर है? स्कैनिंग द पोस्ट्रोमीडियल नी, ट्रांसवर्स प्लेन डेमोन्स्ट्रेट फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, sartorius muscle, gracilis tendon, semitendinous tendon that is located behind the semimembranous tendon। और हमारे पास क्या चीजें हैं? पिक्चर छोड़ दो, ठीक है, ये भी छोड़ दो। मुझे लग रहा है आपको ना ज्यादा ही वो हो रहे हैं, आप सिर्फ नेम्स याद कर लो। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं पोस्टीरियर साइड पे, सिर्फ आप नेम्स याद कर लो, ये जो लिस्ट है ये, और आपने हर जो प्रोब की पोजीशनिंग और पेशेंट की पोजीशनिंग, ये आज टेबल बनाओ, इससे ज्यादा डिटेल मत पढ़ो। ओके, क्लियर हुआ? मुश्किल हो जानी है आप लोगों के लिए डिटेल थोड़ी सी, ठीक है। वो इंटीरियर अप्रोच थोड़ी सी लंबी थी, उसकी वजह से सारे डर गए। लेटरल और मीडियल अप्रोच बड़ी इजी है। पोस्टीरियर अप्रोच में भी हमारे पास ये लिस्ट है और पेशेंट की पोजीशनिंग कर ली है हमने, प्रोन लिटा के पेशेंट को एक्सिलरी जो है वो इस तरह रखते हुए, ये हमारे पास सारे टेंडेंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। और उन टेंडेंस का इंसर्शन हमें पता है ना मीडियल साइड पे होता है, इनका ही सार्टोरियस, ग्रेसिलस, सेमीटेंडेनस, ठीक है। इन सब का जो है वो वहां पे इंसर्शन है वो मीडियल साइड पे होगा, तो हमने पोस्ट्रोमीडियल चेक करना है सारा, पूरा पोस्टीरियर भी नहीं, पूरा पोस्टीरियर को लोकेट विजुलाइज कर लिया और साथ में मीडियल, क्योंकि इन सारे मसल्स टेंडन की जो कि हमें पोस्टीरियरली पड़े, उनकी सारे इंसर्शन जाके मीडियल साइड पे अटैच होते हैं सब, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर साइड पे अब हमारे पास कुछ वेसल्स नहीं है, उसके लिए हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे। मेजर वेसल्स हमारे पास वहां पे आती हैं, एक तो पॉप्लीटियल आर्टरी, एक पॉप्लीटियल वेन और एक टिबियल नर्व, ठीक है। ये 3 चीजें जो पोस्टीरियर साइड पे, एक तो बाकी सारे टेंडेंस आ गए, और एक अगर हमने वेस्कुलर इमेजिंग करनी है, डॉपलर स्कैनिंग करनी है, तो वो फिर हमें पोस्टीरियरली पॉप्लीटियल आर्टरी, पॉप्लीटियल वेन और टिबियल नर्व की वजह से, ये डीप, इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल इस तरह वो ऊपर नीचे पड़ी होती हैं, तो वो हम जब डॉपलर डालेंगे हमें खुद ही पता चल जाएगा, दिस इज वेन, दिस इज आर्टरी एंड दिस इज नर्व। तो पोस्टीरियर पॉप्लीटियल फोसा के अंदर ये चीजें भी हैं।
तो ये उसकी पोजीशनिंग हो गई। थोड़ा सा हमने क्या किया हुआ है, पेशेंट को प्रोन लिटा के उसकी नी को हम लोगों ने फ्लेक्शन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ को उठाया हुआ। पोस्टीरियरली हमारे पास एक क्रूशिएट लिगामेंट भी है, वो भी हमें नजर आएगा इसके अंदर। ठीक है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। मुझे लग रहा है तुम लोग तो बेहोश हो गए हो सारे। जिंदा हो? यस मुश्किल है? यस मैम, मुश्किल नहीं है। जब यस आप मैम। टेबल बनाओगे, इजी है ये। आप आज ही टेबल बनाओ इसको, और एक टेबल पे बस जिस तरह मैंने बताया ना उसी तरह कॉलम्स लिखना। पेशेंट पोजीशनिंग, फिर उसके बाद सेकंड आपके पास आ गई प्रोब प्लेसमेंट। पहले तो अप्रोचेज आ गई ना, 4 अप्रोचेज, फिर उस अप्रोच की पोजीशनिंग, प्रोब प्लेसमेंट, और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं उसके अंदर। बस ये 3 बना लो। मुश्किल क्या है? कुछ भी नहीं। मुश्किल है नहीं है? ठीक है, आज ही या कल में मुझे टेबल नी का बना के जो बता दो, ताकि फिर हम जब अगला 2 पढ़ेंगे। आप लोग ग्रैंड असाइनमेंट है 10% की, मुझे असाइनमेंट आपकी अच्छी मिलनी चाहिए। ये ना हो कहीं से कॉपी पेस्ट मारो, इसको रीड करो पूरे को, और यहाँ से आप लोगों ने एक एक पॉइंट निकाल के अच्छी सी बनाना। कुछ इमेजेस साथ लगाया करो, कुछ जब भी असाइनमेंट दिया करो ना, अच्छी सी मुझे बना के दिया करो। जिनके नंबर ज्यादा या कम आते हैं सिर्फ प्रेजेंटेशन के होते हैं, और जिन्होंने कॉपी पेस्ट मारा होता है वो भी नजर आ रहा होता है। वो तो इवन ये फॉन्ट भी नहीं चेंज करते जहाँ से कॉपी पेस्ट मारा होता है। पता चल रहा होता है कि इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है कहीं से, कहीं का फॉन्ट और है, कहीं का फॉन्ट और है, किसी का साइज और है। ठीक है, कोई तो नाम भी नहीं लिखते, कुछ तो एक दूसरे से कॉपी कर लेते हैं, वो भी पता चल जाता है। 3-4 असाइनमेंट्स जो है ना वो सेम अगर हमें नजर आ रही होती है। और इतने अक्लमंद है, समझते हैं टीचर बेवकूफ है। मैंने लास्ट टाइम कुछ असाइनमेंट्स इस तरह बच्चों की क्या नाम है चेक की है, तो मैंने ये कहा था कि अगर सेम असाइनमेंट हो ना तो मैं नंबर 0 लगाऊंगी, क्योंकि सर डॉक्टर नवीद ने कहा था। अच्छा, बच्चों ने क्या किया कि टीचर तो देखता होता है कि वो देख लिया असाइनमेंट, ऐसे ही चेक कर ली, इतने सारे बच्चे हैं ये वो। तो बच्चों ने क्या किया, जिस है दोनों के सेम ही एग्जैक्टली, दो 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 क्या काफियों के एक जैसे सेम थे। अगर ये लिस्ट किसी ने एंटीरियर अप्रोच पहले लिखी है तो दूसरे वाले ने लेटरल अप्रोच पहले लिख दी है। ठीक है, ताकि टीचर बेवकूफ है, वो उसको समझ ना आए कि उसने ऊपर नीचे कर दिया तो आगे सारा कुछ सेम लिख दिया। तो हम पढ़ते होते हैं, तो इसलिए इस तरह की बेवकूफियां ना किया करो, फिर नंबर इसी वजह से ऊपर नीचे मैं देती होती हूँ। अच्छी सी असाइनमेंट बनाओ, अपनी अपनी बनाओ सारे आज, ताकि ये सिर्फ बनाने का मुझे तो कोई नहीं है, मैंने क्या असाइनमेंट चेक कर ली, बनाई है, नंबर दे दिया। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हेल्पफुल है। 3 तो हम लोगों ने मेन रीजन पढ़ने हैं, उसकी भी इस तरह टेबल बने होगा, फटाफट से इस टेबल को रीड करोगे, एग्जाम में भी, प्रैक्टिकल भी, और एग्जाम में भी पूरी टेक्निक को याद कर लो। क्लियर हुआ? तो इसको आपने आज ही टेबल बना लेना, एक टेबल बना लो, फिर इंशाल्लाह दोनों बाकियों का भी करवा के तो फिर मैं सबमिट करवाऊंगी आपसे कि सबमिट करा दूँ। क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी का तो मुझे बताए। मैम हर अप्रोच का अलग अलग से टेबल नहीं बना सकते? तीनों का अलहदा बनेगा। आई मीन इसका मैम एक, मैं ये कह रही हूँ, नी वाला जो टॉपिक है उसमें इंटीरियर का सेपरेट, पोस्टीरियर अप्रोच का सेपरेट, इस तरह। हाँ ऐसे बना लो जैसे तुम लोगों को इजी लगता है। बनेगा तो यूं ही, मतलब कि एक पहले ऊपर हेडिंग बड़ी सी डाल दी, इंटीरियर अप्रोच, फिर उसके बाद पोस्टीरियर अप्रोच। उसको अगर साथ अटैच करके बनाना है, साथ ही एक टेबल के अंदर कर दो कि एक, जब इंटीरियर पूरा खत्म हो गया फिर पोस्टीरियर शुरू हो गया, इस तरह जैसे तुम लोगों को इजी लगता है। ठीक ठीक है, है मैम। अपनी आसानी के लिए कि तुम लोगों को याद करना आसान हो, किस तरह तुम लोगों ने अपनी, ये तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोगों ने अपने लिए बनाना है, किस तरह तुम लोगों को याद करना आसान होगा। जितनी अच्छी, जितनी डिटेल जितनी उसकी होगी प्रेजेंटेशन और इनकी, तो वो बाकी अपने जो है ना लेक्चर साथ में प्रिपेयर्ड भी रखो। मे भी कोई असेसमेंट क्विज वगैरह मैं ले लूँ नेक्स्ट वीक में, मतलब आज सैटरडे है तो नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह फिर कोई एक क्विज रख लेते हैं एमसीक्यूज का ना। एलएमएस के ऊपर कुछ एमसीक्यूज मैं डाल दूंगी, वो जल्दी जल्दी से आपने वहीं पे सॉल्व करना है। ठीक है, असाइनमेंट रखो साथ के साथ, ये असाइनमेंट है आपकी, और जो है क्या कहते हैं वो आपकी हो गई, क्विज हो गया। तो 2 असेसमेंट्स तो हमने अगले हफ्ते तक, असाइनमेंट लेकिन मैं इकट्ठी लूंगी एंड में जब तीनों हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप बना के रखो तो साथ के साथ, ताकि एंड में फिर आपको मसला ना हो, इधर उधर से कॉपी पेस्ट ना मार रहे हो, खास तौर पे बॉयज। ठीक है, गर्ल्स तो अपनी असाइनमेंट शेयर करती हैं, बॉयज बड़ा करती हैं। क्वेश्चन
कोई चीज कुछ ना समझ आई हो, कुछ असेसमेंट के बारे में, किस तरह असेसमेंट का कुछ? एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम मेरी लास्ट क्लास की अटेंडेंस मिस हो गई थी, वो काइंडली मार्क कर दीजिए। वो मैं अटेंडेंस का कितनी बार सबको बताया, अटेंडेंस की क्यों टेंशन लेते हो? जो एब्सेंट है वो एब्सेंट है, वो क्योंकि रिपोर्ट जाती है जूम की। कितनी दफा बताया मैंने आपको कि जूम के ऊपर जो मेरे पास प्रेजेंट शो हो रहे होते हैं वही उसी तरह जिस अभी क्लास हुई है मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई है, वो आगे पोर्टल पे जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो आप वो जो ओके। एब्सेंट ऊपर फिर हमने वही रिपोर्ट डॉक्टर नवीद को सेंड करनी होती है कि कितने परसेंट पेशेंट आए थे उन्होंने। वो हम फिर अपने से नहीं वो करके देते, जो जूम की वो होती है ना उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते आप कि कितने मिनट के लिए कौन सा बच्चा प्रेजेंट था पूरी क्लास में, वो मिनट्स भी शो हो रहे होते हैं जूम के ऊपर ना। तो वो अब अटेंडेंस की ना टेंशन लिया ओके। कि वैसे ही सिग्नल प्रॉब्लम है मैंने बताया, तो अटेंडेंस की असेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, बस ये आप लोग जी। समझ काफी में नहीं समझ आती हैं वो बस डिस्कस करने के लिए जरूर अटेंड किया करो क्लासेस। ये ना हो कि सारी एब्सेंट होना शुरू हो जाओ, तो अटेंडेंस की टेंशन ना लिया करो। जो एब्सेंट है वो तो एब्सेंट है ही। मैम असाइनमेंट कब तक सबमिट करवानी है? असाइनमेंट मैं बता रही हूँ जब तीनों हो जाएंगे रीजन, वो एंड में बिल्कुल जब तीनों एक नहीं है, इसके बाद हम इंशाल्लाह अब अगला जो है वो दूसरा रीजन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने एक लेक्चर रखा हुआ है बोनी फ्रैक्चर, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ना बोनी फ्रैक्चर्स के बारे में। वो छोटा सा लेक्चर है, वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लें। और साथ में एलएमएस के ऊपर ना वो 15 मिनट का वो लेक्चर होगा। तो और फिर एलएमएस के ऊपर मैं टाइम डाल दूंगी, तो एलएमएस के ऊपर जो है ना 20-25 एमसीक्यूज होंगे, वो जल्दी जल्दी से वहाँ पे वो कर लेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे अपना रीजन शोल्डर या रिस्ट का। तो उसके भी इसी तरह पहले एनाटमी होगी, देन उसकी उस रीजन की पैथोलॉजीज होंगी, देन उसकी टेक्निक होगी। तो वो भी तो शोल्डर और नी थोड़ा सा मुश्किल है, उसका मुश्किल भी नहीं है, बस ये कि चीजें हैं थोड़ी सी ज्यादा, बड़ा जॉइंट है दोनों, तो उसके वजह से। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम एक दफा बता दें टेबल कैसे बनाना है, आपने कैसे बताया? मैंने 4 दफा बेटा बताया, और अब जो है ना रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है वो अभी जो आएगी ना लेक्चर की, तुम लोगों को तो इजी है, तुम लोग तो बाद ना भी सुनो, बाद में रिकॉर्डिंग में सारा कुछ सुन लिया करो। ठीक है, तो मैंने अभी भी बताया किस तरह आपने टेबल बनाना है, उस तरह आप टेबल बना लो। और लेकिन जिसको जिस तरह इजी लग रहा है, जिस तरह और अच्छे से बना सकता है वो उस तरह और अच्छे से बना ले। ठीक है, लेक्चर को पढ़ते रह हम पूरे टेबल को एक ही पूरे लेक्चर को एक टेबल में किस तरह बना सकते हैं, किस तरह कॉलम्स बनाए। ठीक है, वो आप अपने उस पर देख लो कि किसी को अलग बनानी है अप्रोचेस, को एक के साथ ही बनानी है, जैसे हमको इजी लगता है वो बना लो। ठीक है, मैम पेज पर बनाना जरूरी है या हम वर्ड पर बना लें? वर्ड पे बनाना है, पेज पे कोई ना बनाए। मतलब अब जो मैं बता रही हूँ साथ में आपने अच्छी सी बनानी है प्रेजेंटेशन, साथ डायग्राम्स लगानी है, और एक अच्छी असाइनमेंट बनाना, कोई कॉपी पेस्ट नहीं मारना। मैम क्विज में कितने लेक्चर्स होंगे? क्विज में कितने हुए हैं? हमारे 7 हुए हैं, मतलब जो छठा वाला था वो तो एक ही लेक्चर था, 2 में डिवाइड हुआ था। तो मेरा ख्याल है नहीं होगा, और 2 जो शुरू 2 ही नहीं, जो 2 लेक्चर थे वो एक ही लेक्चर था, जो वो भी बड़ा वाला था, मतलब जो अब तक नहीं है, और उसके जो स्टार्टिंग में हमने बेसिक अल्ट्रासाउंड पढ़ा था वो होगा बस, जो नहीं है। और जो पहला लेक्चर जो 2 में डिवाइड किया था, लंबा सा लेक्चर था बेसिक अल्ट्रासाउंड वाला। ठीक है, नहीं पूरा। और एमसीक्यूज ही होंगे क्विज में, तो जो है ना उस लिहाज से तैयारी कर लेना। खैर और कुछ? ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।